नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मुकेश कुमार नागर, हिंदी एंड संस्कृत फैकल्टी। हम लोग आज यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बढ़िया टॉपिक है। ये मान के चलिए कि इस टॉपिक के अंदर एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं। इस टॉपिक में वो चीज़ होती है जो हमने पढ़ी नहीं है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, अपठित गद्यांश। इसका नाम ही क्या है, अपठित गद्यांश। यानी कि अपठित गद्यांश का मतलब होता है जिसे हमने उस क्लास के अंदर, जिस क्लास का हम पेपर दे रहे हैं, उस क्लास के अंदर उस गद्यांश को हमने नहीं पढ़ा है। ये यहाँ पर इसका मतलब यही है। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि इस गद्यांश को कैसे हम लोग सोल्व करें जिससे हमारे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। तो सबसे पहली बात होती है कि आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन पढ़ने होते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे आप, जो उस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न दिए हुए होते हैं, पहले उन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, उन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में फिर आप आराम से एक बार गद्यांश को, पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद में जो भी क्वेश्चन वहाँ पर दिया गया है, उन क्वेश्चन के आंसर जब आप पढ़ते जाओगे आपको अपने आप ही मिलते जाएंगे और वहाँ पर अंडरलाइन और नंबरिंग डालते हुए चले जाइए। उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, अच्छे से क्वेश्चन वापस पढ़ोगे, फिर जहाँ पर आपने नंबरिंग दी है वहाँ पर आप क्या करोगे, आंसर को लगाओगे। तो ये सारी प्रोसेस आपको करनी होती है। इसलिए गद्यांश वाले क्वेश्चन में हमारे एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं। इन गद्यांश को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। गद्यांश जो है बोर्ड में थोड़े से लॉन्ग मेथड पे आते हैं, यानी कि थोड़ी सी उनकी जो साइज होती है वो बड़ी होती है, ताकि पढ़ने में जो है टाइम आपका निकले। एग्जामिनर हमेशा यही सोचता है, और पढ़ने से टाइम जब वेस्ट होगा तो और क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। जब हम बहुत बड़ा गद्यांश होता है तो हम लोग घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं है। गद्यांश को बहुत आसानी से, बहुत धीरे से, बहुत शांति के साथ आप उसे पढ़ें और फिर आंसर दें। लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया है, सबसे पहले गद्यांश के प्रश्न जो दिए होते हैं उनको पढ़ लें एक बार, फिर गद्यांश को पढ़ें। तो उन क्वेश्चन के आंसर पढ़ते पढ़ते आपको अपने आप ही क्या हो जाएंगे, मिलते हुए चले जाएंगे। तो ये सबसे बढ़िया बात होती है। एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं अपठित गद्यांश के अंदर। बहुत अच्छा टॉपिक है। ये मान के चलिए कि इस टॉपिक के पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं है, आगे बात समझ में, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के रूप में हम लोग यहाँ पर इस टॉपिक को कर रहे हैं। आप भी एक बार जो है प्रैक्टिस कर लें। एक बार जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी तो फिर कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। चलिए देखते हैं अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश के अंदर हमें मुख्य बात यही याद रखनी है कि सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर लगाएंगे, फिर वापस से हम लोग एक बार चेक करेंगे उसे। ठीक है, तो सबसे मुख्य तरीका यही होता है। चलिए देखते हैं। और आप लोग जो है पेन और नोटबुक लेके बैठते ही हो हमेशा, और जो भी इम्पोर्टेंट बात होती है उसे आप लोग अंडरलाइन करते जाइए, लिखते जाइए। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अपठित गद्यांश में आपको ऐसा नहीं करना है। आप बस केवल इसमें प्रैक्टिस करिए, बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए। ये सबसे मुख्य बात होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर अपठित गद्यांश को हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा अपठित गद्यांश है। इंटरनेट ने शिक्षा को इतना आसान बना दिया है कि कोई भी किसी प्रकार की समस्या क्यों न हो, पल भर की प्रतीक्षा किए बिना ही उसका उत्तर हमें मिल जाता है। देखो यहाँ पर मुख्य बात क्या आई है, इंटरनेट ने, किसने शिक्षा को बनाया, इंटरनेट ने शिक्षा को आसान बना दिया है। किसने बनाया है शिक्षा को आसान, इंटरनेट ने बनाया है। पुस्तकालयों में बैठकर घंटों माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का प्रचलन बढ़ रहा है, जिसमें नेट के माध्यम से छात्रों को अत्याधुनिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। किसके माध्यम से, नेट के माध्यम से छात्रों को अत्याधुनिक ज्ञान प्रदान किया जाता है। इतना ही नहीं, आराम से पढ़िए, बहुत आराम से। ठीक है, इतना ही नहीं, विद्यार्थी अपने घरों में रहकर विदेशी विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों से कम खर्च में पढ़ सकते हैं।
मतलब इंटरनेट के माध्यम से ये जो आपकी जो शिक्षा पद्धति जो अभी चल रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप जो आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, ये सब इंटरनेट की ही करामात है। ठीक है, इंटरनेट ने दुनिया को इस तरह से समेट दिया है कि सब कुछ आपके घर में आ चुका है। चाहे जो पढ़ सकते हो, चाहे जो देख सकते हो, इस तरह से आपके लिए ये बहुत बड़ी क्रांति है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। ठीक है, और किसी भी प्रकार की समस्या का हल निकाल सकते हो। परीक्षाओं एवं प्रतिभागियों की तैयारी में भी इंटरनेट का सहारा लेकर छात्र सफलता की नई ऊंचाई को क्या कर रहे हैं, छू रहे हैं। बहुत अच्छा है। आगे देखिए, आज भारतीय युवाओं की सफलता शिक्षा और तकनीकी शिक्षण में इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है। सफलता शिक्षा और तकनीकी शिक्षण में इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है। इंसान की सफलता में इंटरनेट का वर्तमान समय में बहुत बड़ा हाथ है, ऐसा ये कहता है। गांव और छोटे शहरों में रहने वाले लोग इसके माध्यम से विश्व स्तरीय ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान? विश्व स्तरीय ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और परिश्रम रूपी घोड़े की लगाम पकड़कर विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सच ही कहा है, शिक्षा में कमाल, इंटरनेट का धमाल। शिक्षा में कमाल तो इंटरनेट का धमाल। इंटरनेट मानव जाति के भूत, भविष्य और वर्तमान की गाथा भी सुनाने में क्या है, सक्षम है। आप इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं, भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। इतिहास के पन्नों को पलट सकते हैं, भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं और वर्तमान में क्या घट रहा है ये भी देख और पढ़ सकते हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। किसी भी रचनाकार की कृति को पढ़ सकते हैं, नई नई खोजें कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, भौगोलिक परिवर्तनों से रूबरू हो सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं के विषयों में भविष्यवाणी कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपने आचरण को श्रेष्ठ एवं अनुशासित रखने में सामाजिक और नैतिक शिक्षा भी आप जो है इंटरनेट से प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी बात है। आपको 100% यहाँ पर पता है, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। इंटरनेट का महत्व हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? इंटरनेट का महत्व। इंटरनेट और मानव मत लगा देना, मनुष्य और इंटरनेट हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पर जो सब कुछ बात करी गई है वो किसके लिए की गई है? इंटरनेट के लिए की गई है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर यही होगा। इसका जो शीर्षक है, सर्वाधिक उपयुक्त जो शीर्षक है वो यही होगा, इंटरनेट का महत्व। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न हम लोग करते हैं, गद्यांश के आधार पर बताइए कि इंटरनेट ने मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है। मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है? देखिए यहाँ पर आंसर पढ़ते हैं। हमने गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया है। मानव जीवन को अत्यंत सहज बना दिया, मानव जीवन को अत्यंत उजला बना दिया? नहीं। मानव का विकास अवरुद्ध हो गया, ऐसा है क्या? संबंधों में बदलाव ला दिया? नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर निकल के आता है आंसर। मानव जीवन को अत्यंत क्या बना दिया है? सहज बना दिया है। मनुष्य का जो जीवन है आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत सहज हो चुका है, आसान हो चुका है, सरल हो चुका है। क्यों? चाहे जो देख सकता है अपने घर बैठे, अपने रूम पर बैठे हुए, अपने कमरे में चेयर पर बैठे हुए, अपने किसी स्थान पर बैठे हुए, पूरी दुनिया का सब कुछ वो वहाँ पर देख सकता है। यह है इंटरनेट का महत्व। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, इंटरनेट के माध्यम से हर घर बैठे कौन सी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं? इंटरनेट के माध्यम से प्रत्येक घर में हर व्यक्ति कौन सी सुविधा प्राप्त कर सकता है? यहाँ पर देखिए, सबसे मुख्य बात यही निकल के आती है कि वर्तमान घटित होने वाली घटना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। इतिहास की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी सही है। भविष्य का अनुमान भी लगा सकते हैं, ये भी सही है। इसका मतलब सारे ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ये आंसर फिर हमारा राइट हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर उपरोक्त तो सभी वाला आंसर राइट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान किसके माध्यम से किया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सरल, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक है, नवीन सोच के माध्यम से नहीं, इंटरनेट के माध्यम से बिल्कुल सही है, इतिहास के माध्यम से नहीं, शिक्षा के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो गद्यांश पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ रहे हैं? इंटरनेट का पढ़ रहे हैं, इसलिए यही आंसर इसका हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? इंटरनेट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। इस तरह से आप लोग धीरे धीरे पढ़ते हुए क्वेश्चनों का आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक भी क्वेश्चन गद्यांश का गलत नहीं होगा। और मैं यही कहता हूं कि गद्यांश के जो क्वेश्चन होते हैं वो एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं। यहां पर एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। गद्यांश के अनुसार आचरण को शिष्ट एवं अनुशासित रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लास्ट में हमने पढ़ा था आचरण को शिष्ट और अनुशासित रखने के लिए किसकी आवश्यकता वर्तमान समय पे हो गई? इंटरनेट की, सामाजिक नैतिक शिक्षा की, तकनीक की, मानवता की। बिल्कुल सही बात है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला यहाँ पर गद्यांश आता है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? समाचार पत्रों की बात कर रहे हैं हम इस गद्यांश में। ध्यान से सुन लेना। ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो भी कुछ करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके बारे में सारे गुण भुला दिए जाएंगे, उसके बारे में सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ा करके क्या किया जाएगा? दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। ये चिंता का विषय है। तिलक और गांधी के सपनों का भारतवर्ष क्या यही है? तिलक और गांधी के सपनों का भारतवर्ष क्या यही है? ये बहुत बढ़िया सा गद्यांश है, बहुत अच्छा गद्यांश। आगे पढ़िए। विवेकानंद और राम तीर्थ पर का आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष क्या कहाँ है? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान सुसंस्कृत सभ्य भारतवर्ष पतन के लिए किस गहन गर्त में गिरा जा रहा है? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरह श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। किसको? ईमानदारी को। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में क्या हो गई? पड़ गई है। क्या सच्चाई? ऐसी स्थिति में जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी है, किंतु ऐसी दशा से हमारा उद्धार जीवन मूल्यों में आस्था रखने से ही होगा। ऐसी स्थिति में हताश हो जाना ठीक नहीं है। ये यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? मन कभी कभी बैठ जाता है, वाक्य का मतलब क्या है? लेखक के मन में पछतावा होता है, लेखक का मन दुखी हो जाता है, लेखक को अपराध भाव की अनुभूति होती है, लेखक का हृदय देश की दुर्दशा से चिंतित हो उठता है। ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भारतवर्ष की दुर्दशा को देखकर के लेखक का मन क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। अगला है, कौन सी स्थिति चिंता का विषय है? आया था ना, व्यक्ति के गुणों की उपेक्षा और दोषों पर अधिक ध्यान, यही बात थी।
व्यक्ति का कर्मशील के प्रति उपेक्षा का भाव, ये व्यक्ति ईमानदारी की उपेक्षा, निठल्ले लोगों की सुख। वैसे तो सारे ऑप्शन सही हैं, सारे ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये उनसे ज्यादा सही माना जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है, विशाल सागर जलहीन हो गया, समुद्र का विस्तार सीमित हो गया, आदर्शों का समन्वय और सद्भाव क्या हो गया, लुप्त हो गया है। इस सेंटेंस का अर्थ यही होगा, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है, इसका मतलब आदर्शों का समन्वय और सद्भाव क्या हो चुका है, लुप्त हो गया है, ऐसा यहां पर कहा गया है। समझ में आएगी बात। अगला प्रश्न कहता है, इस उथल पुथल में देशवासियों के लिए क्या संदेश है, इस उथल पुथल में देशवासियों के लिए क्या संदेश दिया गया है, ईमानदारी और मेहनत से जीविका चलाना, झूठ और फरेब से नफरत करना, जीवन मूल्यों से आस्था रखना, देश की समृद्धि के लिए कार्य करना। हमेशा लोग चाहे कितना भी दुखी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये याद रखें, देश की समृद्धि के लिए कार्य जरूर करें, देश का फायदा जरूर देखें, अपना भी देखें, लेकिन अपने अपने साथ जो है अपने देश की तरक्की, अपने देश के प्रति समर्पित हो, ईमानदारी का भाव हमेशा जरूर रखें। देश से गद्दारी कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस मातृभूमि ने हमें जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, तो उस मातृभूमि के कर्ज को हम चुका नहीं सकते। इसलिए उस मातृभूमि के जब कर्ज को हम चुका नहीं सकते, तो मातृभूमि के दामन को हम झुका नहीं सकते। और यही बात कहता हूं कि तुम कभी भी मातृभूमि को धोखा दे नहीं सकते। तो बात आपको याद रहेगी हमेशा, कभी भी कुछ भी हो जाए, लेकिन इस धरती माता को, इस मातृभूमि को कभी भी धोखा नहीं देना है। ईमानदारी के साथ हमें कार्य करना है, चाहे हमारा इस धरती के लिए नुकसान हो, लाभ हो, हानि हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो ये बात याद रखें। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न क्या कहता है, गद्यांश का शीर्षक क्या निकल के आता है। भाई देखो, समाज में व्याप्त अनैतिकता, महान मनुष्यों का देश है, जीवन मूल्यों की आस्था है, निराशाजनक स्थिति और हमारा देश। निराशाजनक स्थिति और हमारा देश, यह है मेन। यहां पर हर व्यक्ति जब भी वो बात कर रहा है, हमेशा निराशा के प्रति बात कर रहा है, निराशा के साथ बात कर रहा है, निराशा ही सोच रहा है, लेकिन फिर भी देश की बात उसमें जरूर हो रही है। जब देश की बात हो रही है तो फिर इसका मतलब देश का तो आएगा ही आएगा ना उसमें। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा यहां पर पैराग्राफ है हमारा, वो क्या कहता है, दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, मजहब या धर्म वास्तव में बड़ी ही कोमलकांत और पवित्र भावनात्मक वस्तु है। मजहब, धर्म, उसका स्वरूप साकार न होकर भावनात्मक और निराकार ही रहता है। उस परम शक्ति के समान जो अपने आप में अनंत असीम होते हुए भी अरूप और निराकार ही हुआ करती हैं। इसी कारण मजहब या धर्म सदा सर्वदा अस्पृश्य और अदृश्य ही रहता है। बहुत बढ़िया बात कही है। यह भी एक सर्वमान्य सत्य है कि अपने आप में कोई भी मजहब या धर्म मानव में किसी प्रकार का बैर विरोध करना नहीं सिखाता। बहुत बढ़िया बात कही गई है। कोई भी धर्म हो, मजहब हो, मानव में बैर या विरोध या क्रोध, गुस्सा कुछ भी करना नहीं सिखाता है। हर स्तर पर मानवता का विकास, सम्मान प्रत्येक मजहब धर्म का मूल तत्व है। क्या क्या है? मानवता का विकास, सम्मान और मानवता का विकास और सम्मान जो है प्रत्येक मजहब या धर्म का क्या है? मूल तत्व माना गया है। कौन कौन से मूल तत्व माने? मानवता का विकास हो और सबका सम्मान हो। हर धार्मिक नेता ने मात्र इसी बात का समर्थन किया है, दया, करुणा, सभी के प्रति प्रेम। बहुत धीरे धीरे पढ़ना भाई, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर उसी तरह से आपको पढ़ना है। मतलब अपठित गद्यांश है, बहुत सावधानी से समझते हुए धीरे 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 पढ़ना है। समझ गए? चलो पढ़ते हैं आगे। प्रति प्रेम,
यानी कि दया, करुणा, सभी के प्रति प्रेम और सम्मान के साथ अपनेपन का भाव, अपनेपन का भाव। आगे देखो, शांति और अपने अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित आस्था वस्तुतः हर धर्म या मजहब का क्या है, मूल मंत्र है। इन्हीं की रक्षा के लिए वास्तविक धार्मिक नेता अपने प्राणों तक का बलिदान करने को क्या है, तत्पर रहकर त्याग तपस्या के आदर्श की स्थापना किया करता है। बहुत अच्छा बताया। आगे देखिए, मजहब या धर्म का स्वरूप, पहला प्रश्न है ये, मजहब या धर्म का स्वरूप उस परम शक्ति के समान है जो अपने आप में अनंत असीम होते हुए भी अरूप और निराकार ही हुआ करती हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से यहाँ पर बताया गया है, समझते हैं इस चीज को। मजहब या धर्म वास्तव में बड़ी कोमलकांत और पवित्र भावनात्मक वस्तु है। उसका स्वरूप न होकर भावनात्मक निराकार रूप में ही रहता है। ये यहाँ पर आंसर निकल जाएगा हमारा। कैसे, देखो, देखते हैं। बहुत विशाल है, बहुत संकुचित है, संसार न होकर भावनात्मक निराकार रूप में रहता, संसार में न होकर, पढ़ा था ना हम लोगों ने ये। देखो इस तरह से आंसर निकलता है भाई, पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि यार यही आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये भी एक सर्वमान्य सत्य है कि कोई भी धर्म क्या किसी को शिक्षा देने से नहीं रोकता, मानव में किसी प्रकार का बैर विरोध करना नहीं सिखाता, असमानता और असंतुलन का पाठ पढ़ाता है, ये तो हो ही नहीं सकता। किसी को दूसरों का सम्मान करने से रोकता है, ये भी नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन तो मेरे कट ही गए। किसी को शिक्षा देने से नहीं रोकता, बिल्कुल सही बात है, सबको शिक्षा दे सकते हैं। मानव में किसी प्रकार का बैर विरोध करना नहीं सिखाता, तो ये वाली लाइन हम लोगों ने पढ़ी थी वहां पर, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दया, करुणा, सभी के प्रति प्रेम और सम्मान के साथ अपनेपन का भाव और शांति अपने अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित आस्था को बताया गया है। क्या बताया गया है, यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर देखो, जल्दी से देखो फटाफट, ये हमारा यहाँ पर गद्यांश है। देखो यहाँ पर मानवता का विकास, सम्मान, सारी चीजें यहाँ पर दी हुई थी, हम लोगों ने उसको समझा भी था। दया, करुणा, सभी के प्रति प्रेम, सम्मान के साथ अपनेपन का भाव, शांति और अपने अपने कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पित आस्था वस्तुतः हर धर्म या मजहब का क्या है, मूल मंत्र है। यही आंसर वहां पर निकल के आ रहा था। आगे बात समझ में, तो देखिए हम लोग उस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ये रहा हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन था, वो 3rd नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर अब आपको समझ में आ गया होगा। हर धर्म या मजहब का मूल मंत्र है, यही हर धर्म और मजहब का क्या है, मूल मंत्र है। इस तरह से पकड़ में आ जाएंगे भाई आपके क्वेश्चन आंसर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर आने वाली नहीं है। तो दया, करुणा, सभी के प्रति प्रेम और सम्मान का, अपनेपन, शांति, सारी चीजें यहाँ पर हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर आने वाली नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, पवित्र शब्द के 2 पर्यायवाची बताओ। पवन और पुण्य, अकलश, पावन, फौजी रिपोर्टरों का दल, पूत या सूची। तो ये अकलश और पावन हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा 5वां क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक क्या होने वाला। भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति, वास्तविक मजहब, धर्म का गुण, धर्म और अम। वास्तविक मजहब, भारतीय समाज की वास्तविक धर्म और गुण, धर्म और अम। तो यहाँ पर वास्तविक मजहब की बात हम लोग कर रहे थे, धर्म की बात हम लोग कर रहे थे, तो ये आंसर यहाँ पर निकल के आता है, ये गद्यांश। बाकी सबके अलग अलग माइंड है, अलग अलग दिमाग है, कौन सा क्या होगा वो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर कर सकते हो, जो भी आपको छूटे हो, लेकिन इसका असली आंसर और यहाँ पर उपयुक्त यानी कि उचित आंसर यही होगा। ठीक है, देखिए 4th नंबर का अपठित गद्यांश है। 4th नंबर के अपठित गद्यांश को भी उसी तरह से करना है। जब तक हमने 3 गद्यांश किए हैं तो सारे गद्यांश एक जैसे ही हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं ये बोलता हुआ आया हूँ और आपको 100% इसके जो है मार्क्स मिलेंगे अगर आपने गद्यांश को अच्छी तरह से सिंपल तरीके से पढ़ा। मतलब इसको थोड़ा ध्यान से, रुकते हुए और आसानी से पढ़ना होता है। मैं बार बार आपसे बात कहता हुआ आया हूँ। ठीक है, तो वापस से हम 4th नंबर के गद्यांश को करते हैं एक बार फिर। देखिए,
कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र, याद रखना किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, लोकतंत्र की। कहा जाता है कि हमारा लोकतंत्र यदि कहीं कमजोर है तो उसकी एक बड़ी वजह हमारे राजनीतिक दल हैं। यानी कि हमारा जो लोकतंत्र है अगर वो कमजोर है तो उसकी एक बड़ी वजह क्या है, राजनीतिक दल है। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। वे प्राय अव्यवस्थित हैं, अमर्यादित हैं और अधिकांशतः निष्ठा और कर्मठता से संपन्न नहीं हैं। हमारी राजनीति का स्तर प्रत्येक दृष्टि से गिरता जा रहा है। हमारी जो राजनीति है उसका स्तर प्रत्येक दृष्टि से गिरता हुआ जा रहा है। लगता है उसमें सुयोग्य और सचरित्र लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। सुयोग्य और सचरित्र लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। हमारी राजनीति का जो स्तर है बहुत गिरता हुआ जा रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। लोकतंत्र के मूल में एक निष्ठा होनी चाहिए, लोक मंगल की भावना और लोकानुभूति होनी चाहिए और लोक संपर्क भी होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र में इन आधारभूत तत्वों की कमी होने लगी है। हमारे लोकतंत्र में इन आधारभूत तत्वों की कमी होने लगी है, इसलिए लोकतंत्र कमजोर क्या है, दिखाई दे रहा है, ऐसा ये गद्यांश कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। हम प्राय सोचते हैं कि हमारा देश प्रेम कहाँ चला गया, हमारा जो देश प्रेम है वो कहाँ चला गया, हम प्राय हमेशा ऐसा सोचते हैं। देश के लिए कुछ करने, मर मिटने की भावना कहाँ चली गई, ऐसा भी हम सोचते हैं। आपको ये बात पता होगी। आगे देखिए, त्याग और बलिदान के आदर्श कैसे कहाँ लुप्त हो गए हैं। त्याग और बलिदान के जो आदर्श हैं वे कैसे कहाँ लुप्त हो गए हैं, ऐसा भी ये अपठित गद्यांश कहता है। आगे देखिए क्या कहता है और आगे, आज हमारे लोकतंत्र को स्वार्थ प्लस अंधता, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, का धुन लग गया है, मतलब दीमक लग गई है हमारे लोकतंत्र को, ऐसा कहा गया है। क्या राजनीतिज्ञ, क्या अफसर अधिकांश यही सोचते हैं कि किस तरह स्थिति का लाभ उठाया जाए। हर व्यक्ति लोकतंत्र में अपने लाभ की सोचता है, किसी दूसरे व्यक्ति की कभी सोच के काम करता ही नहीं है। किस तरह एक दूसरे का इस्तेमाल करें। आम आदमी स्वयं को लाचार पाता है और ऐसी स्थिति में उसकी लोकतांत्रिक आस्थाएं डगमगाने लग जाती हैं, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। लोकतंत्र की सफलता के लिए हमें समर्थ और सक्षम नेतृत्व चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या बोल रहा है गद्यांश, हमें समर्थ और सक्षम नेतृत्व हमें चाहिए। एक नई दृष्टि, एक नई प्रेरणा, एक नई संवेदना, एक नया आत्मविश्वास, एक नया संकल्प और समर्पण आवश्यक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए हम सब अपने आप से पूछें कि हम देश के लिए लोकतंत्र के लिए क्या कर सकते हैं। और हम सिर्फ पूछ कर ही न रह जाएं, बल्कि संगठित होकर के समझदारी, विवेक और संतुलन से लोकतंत्र को सफल और सार्थक बनाने लग जाएं, ऐसा भी यहाँ पर बताया गया है। जबरदस्त बात ये यहाँ पर बताई गई है। देखिए यहाँ पर जो बातें हैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाइए। एक एक प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, राजनीतिक दल लोकतंत्र की असफलता का कारण बताते जाते हैं क्योंकि वे प्राय क्या हो चुके हैं, धन और पद लोलुप हो चुके हैं। धन और
पद लोलुप हो चुके हैं, निष्ठाहीन और कर्तव्य विमुख हो चुके हैं, संप्रदायवादी और जातिवादी हो चुके हैं, केवल सत्ता के लालची हो चुके हैं या लालसी हो चुके हैं। देखो सारे ही क्वेश्चन, सारे ही ऑप्शन यहाँ पर मुझे राइट नजर आते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई जहां पर चारों ही ऑप्शन राइट नजर आएंगे। अब आपको क्या करना है, ढंग से इनमें सोचना है। धन और पद के लोलुप हो चुके हैं, राजनीतिक दल लोकतंत्र की असफलता का कारण क्या बताया गया है। तो आप यहां पर देखिए क्या बताया गया है कारण। हम लोग पैराग्राफ में चलते हैं। स्वार्थ, अंधता और धुन लग गई है। और देखिए आगे, राजनीतिक दल क्या हो चुके हैं, उसकी एक बड़ी वजह है हमारे यहाँ पर लोकतंत्र यदि कहीं कमजोर हैं तो क्या हो चुके हैं राजनीतिक दल, वे प्राय अव्यवस्थित हैं, अमर्यादित हैं, अधिकांशतः निष्ठा और कर्मठता से संपन्न नहीं है। हमारे राजनीति का दो स्तर है, प्रत्येक दृष्टि से गिरता हुआ जा रहा है। लगता है उसमें सुयोग्य और सचरित्र लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र के मूल में लोक निष्ठा होनी चाहिए, लोक मंगल की भावना होनी चाहिए, लोकानुभूति होनी चाहिए, लोक संपर्क होना चाहिए, ऐसी सारी चीजें बताई जा रही है। लेकिन लोकतंत्र कमजोर दिखाई पड़ता है। हम प्राय सोचते हैं कि हमारा देश आधारभूत तत्वों की यहाँ पर क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है, यही कहता है। देखें यहाँ पर क्या बात आती है पहले क्वेश्चन के अनुसार कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की असफलता के कारण बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं, धन और पद की लोलुपता, निष्ठाहीन, कर्तव्य विमुख, संप्रदायवादी, जातिवाद की, केवल सत्ता का लालची। लेकिन इनमें अगर चारों ऑप्शन के अनुसार हम देखें तो बेस्ट कौन सा ऑप्शन नजर आता है, व्यक्ति आज धन और पद का क्या हो चुका है, लालची हो चुका है। धन और पद का आज लोलुपता आज बढ़ गई है। अगला प्रश्न है, आम आदमी की लोकतांत्रिक आस्थाएं डगमगाती हैं क्यों? लोकतंत्र की गिनती मर्यादाओं के समक्ष व्यवस्था से देखकर, नेताओं और अफसरों का उपयोग होते देखकर, भाई भतीजा और पक्षपात देखकर कि केवल धनार्जन को ही जीवन का क्या बना लिया है, लक्ष्य बना लिया है। ये ऑप्शन इसका सटीक बैठता है किसके अनुसार, हमारे इस अपठित गद्यांश के अनुसार। अगला यहाँ पर प्रश्न है तीसरे नंबर का, लोकतंत्र की सफलता और सार्थकता आधारित नहीं है नई दृष्टि, प्रेरणा और संवेदना पर, विवेक और संतुलन की प्रवृत्ति पर, संकल्प और समन्वय, संगठन और आत्मविश्वास के अभाव पर। असफलता यानी कि लोकतंत्र की जो सफलता है और सार्थकता है वो किस पर आधारित नहीं है, नई दृष्टि, प्रेरणा और संवेदना पर तो है, विवेक और संतुलन की प्रवृत्ति पर भी है, संकल्प और समर्पण की वृत्ति पर भी है, लेकिन संगठन और आत्मविश्वास के अभाव में ऐसा होता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर ये कह रहा है नहीं है। इस नहीं पर अगर ध्यान देते हैं तो ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट निकलता है। भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है। हम देश के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या कर सकते हैं, ये वाक्य कौन सा है? हम देश के लिए, लोकतंत्र के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सा वाक्य है? यहाँ पर देखो कर्म वाक्य है, भाववाच्य है, अकृतवाच्य। तो भाववाच्य निकल करके आता है, क्या कर सकते हैं, भावना प्रकट होती है। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं जहां पर भावना प्रकट हो वो भाववाच्य वाले वाक्य होते हैं। अगला प्रश्न 5वें नंबर का यहाँ पर आता है पैराग्राफ, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सेम उसी तरीके से, आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना आरंभ हो जाता है। लगातार आशाएं बांध करके हम लोग अगर दिखाई करते हैं सारी बातें तो ये हमें थोड़ा सा निराशा महसूस हो जाती है। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, इसका उत्तर तुम्हें केवल अनंत धैर्य, विश्वास और आशा से अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा जो आज नहीं हुआ वह कल होगा, कल नहीं तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल हो जाएंगे। प्रतीक्षा और आशा जीवन पथ के दो ऊंचे प्रकाश स्तंभ हैं। चीजों को, परिस्थितियों का, अपने आसपास व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर मत देखो। आगे क्या कहता है, वहां से मत देखो जहां से चीजें और स्थितियां कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती है। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो। घने कांटों के बीच खिले
छोटे फूल को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई नहीं देंगे। विश्वास और आस्था को स्वयं से भरकर लो और उसे समाज के हर वर्ग में क्या करो, बांट दो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष के भावना इन्हें बांट दो। अब तुम देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि क्या है, हो रही है। अगर आपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया, खुश मिजाज रहे, तो आशा और निराशाएं वहां पर क्या हो जाती हैं, छट जाती हैं। यानी कि आशा के साथ निराशाओं के बादल वहां पर खत्म हो जाते हैं। इसलिए आशा, विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना की आवश्यकता जिन्हें भी है, उन्हें आप बिना स्वार्थ के, बिना द्वेष के भावना के साथ उन्हें आपको क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। ऐसा ये गद्यांश हमें यहाँ पर बताता है। हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं है बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में पूरा करने की कोशिश हम लोग करने लगे हैं। वैसे तो दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज होती रहती है, उसमें स्पीड का इंजन लगाने पर 1000 गुना अधिक रफ्तार को दौड़ने लगता है। फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है। ऐसे मानसिक रोग हमारे यहाँ पर बढ़ जाते हैं अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो। देखिए, गद्यांश के आधार पर बताइए कि जीवन पथ के 2 ऊंचे प्रकाश स्तंभ कौन से हैं। प्रतीक्षा और आशा, प्रयत्न और आशा, आशा और निराशा। प्रतीक्षा, आशा, यानी कि आशा और निराशा, ये 2 यहाँ पर निकल करके आते हैं। बहुत अच्छा पैराग्राफ है। फिर आगे देखिए, फिर आता है इसमें गद्यांश के आधार पर बताइए कि चीज़ों, परिस्थितियों तथा अपने आसपास के व्यक्तियों को कहाँ से नहीं देखना चाहिए, कहाँ से नहीं देखना चाहिए। अंधेरे हिस्सों की ओर से, उजले हिस्सों की ओर से, निराश से, इनमें से कोई नहीं। अंधेरे हिस्सों की ओर से हमें कभी भी किसी को चीज़ को नहीं देखना चाहिए। ऐसा ये गद्यांश हमें आदेश करता है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार समाज के हर व्यक्ति, हर वर्ग में क्या बांटने को कहा गया है? विश्वास को, आस्था को और पहले और दूसरा निराशा को। बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट और सेकंड इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये पहला और दूसरा, इसका मतलब सी ऑप्शन को हम लोग यहाँ पर राइट मानेंगे। आगे बात समझ में। देखो, 4th नंबर क्वेश्चन कहता है, निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना कब आरंभ हो जाता है? क्वेश्चन क्या कहता है, निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन, निराश और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन जीवन का मार्ग साफ और गतिशील दिखाई देना कब आरंभ कर देता है? कब आरंभ कर देता है? देखिए, आशा से भरकर, निराशा से भरकर, विश्वास से भरकर, यानी कि अगर आशा भरी हुई है और काम आप कर रहे हो तो निराशा वाली जो बातें हैं वो भी सारी क्या हो जाती है, आशा से परिपूर्ण हो जाती है। अगला प्रश्न क्या कहता है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि हमें अपनी मंजिल की ओर कैसे देखना चाहिए? अनंत धैर्य से, विश्वास से, आशा से, या फिर ये सभी? सारे ऑप्शन राइट माने जाएंगे। अनंत धैर्य के साथ, विश्वास के साथ और आशा के साथ। यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो इस तरह से जो सारे प्रश्न होते हैं कंप्लीटली आप लोग इस तरह से करें। एक एक पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें, एक एक अपठित गद्यांश को अच्छे से पढ़ें और उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है। अगर बार बार आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके पेपर में आए हुए अपठित गद्यांश के जो प्रश्न हैं वो एक भी गलत आपके नहीं जाएंगे। इसलिए बार बार आपको क्या करनी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। अपठित गद्यांश का जो टॉपिक है हमारा वो यहीं फिनिश होता है। अगला जो टॉपिक होगा वह अपठित पद्यांश से रिलेटेड होगा। तो आपके जो सिलेबस में है वो केवल यहाँ पर अपठित गद्यांश ही दिया गया है। तो इसलिए अपठित गद्यांश को बिल्कुल अच्छी तरह से आपको करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से। क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम बहुत सी बार अच्छी तरह से जब उसको नहीं पढ़ते हैं तो बहुत सी बार क्वेश्चनों का आंसर आप लोग नहीं दे पाते हैं। इसलिए अपठित गद्यांश को पहले अच्छी तरह पढ़ें और क्वेश्चनों का आंसर दें। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं फिनिश होता है। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।